हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल हमने जहाँ तक फिनिश किया था आज उससे आगे के एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 23 नंबर, जिसमें मैच द कॉलम है, जिसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। जिसमें एक साइड पे हमारे ग्लेशियर दिए हुए हैं और वो कौन से स्टेट में है वो दिया हुआ है। तो आइए चलिए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है चोराबारी ग्लेशियर, फिर दिया है जेमू ग्लेशियर, फिर है रोंगबुक ग्लेशियर, फिर है नुब्रा ग्लेशियर। ठीक है, अब आइए इसे मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है चोराबारी हिमनद। चोराबारी हिमनद जो है वो हमारा, हमें पता है कि उत्तराखंड में है। फिर हमारा जेमू हिमनद जो है वो है हमारा सिक्किम में। ठीक है, नाम से भी आपको लग रहा होगा। फिर है रोंगबुक हिमनद, वो हमारा है तिब्बत में। ठीक है, फिर है नुब्रा हिमनद, हमें ये तो पता है कि ये है हमारा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि बुग्याल क्या है। आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। बुग्याल, पहला ऑप्शन है थार मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले रेतीले मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा है पश्चिमी घाट में स्थित सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तीसरा है सुंदरवन में पाई जाने वाली आर्द्र भूमि। और चौथा है हमारा उच्च उन्नतांश वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि जो बुग्याल होता है वो उच्च पहाड़ों में विशाल घास के मैदान होते हैं। ठीक है, फिर हमारा है कांगड़ा घाटी किसके लिए फेमस है। तो कांगड़ा घाटी जो है वो हमारा लघु हिमालय में है। कांगड़ा घाटी बेसिकली अगर बात करें लघु हिमालय की, तो लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वो 1000 से लेकर 4500 मीटर के बीच है। ठीक है, और याद रखिएगा कि लघु हिमालय में ही हमारा पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, लघु हिमालय में ही। और इसके अतिरिक्त हमारा कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा इत्यादि घाटियाँ भी हमारा कहाँ है, लघु हिमालय में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि नर्मदा सबसे बड़ी दाहिनी ओर बहने वाली नदी है, दाहिनी ओर बहने वाली। फिर दिया है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। फिर अगला स्टेटमेंट है कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। तो आइए सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है दाहिनी ओर बहती है, ये गलत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा भारत का मैप है, ये हमारा हो गया लेफ़्ट साइड, तो ये एक तरह से हमारे बाईं ओर बह रही है नर्मदा नदी, ब्रज घाटी से बहती है, ये ठीक है। लेकिन हमारा कहाँ बहती है, बाईं ओर बहती है, मतलब पश्चिम की ओर। फिर उसके बाद है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यह अरब सागर में गिरती है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि गोदावरी नदी हमें पता है कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गोदावरी नदी मान लीजिए यहाँ से शुरू हुई है तो ये हमारा बीओबी में आती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये दोनों हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ देम, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन थार रेगिस्तान के लिए सही नहीं है। तो आइए सबसे पहले सारे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि यह अरावली पर्वतमाला कच्छ के रण और सिंधु नदी से समावृत है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो मरुस्थल से होकर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। फिर है यह ब्लैक बक और एशियाई जंगली बिल्लियों के पर्यावास के लिए क्या है, फेमस है, तो ये भी सही है। लिखा है यह मरुस्थल हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश तक विस्तृत है। थार का रेगिस्तान, तो जो थार का रेगिस्तान है वो हमारा गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है, ये विस्तृत नहीं है। हमारा थार का जो रेगिस्तान है कहाँ नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, मतलब इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है पूछ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वो मरुस्थल त्रिभुज में शामिल है, सॉरी शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो जो नागौर है वो हमारा कहाँ है, मरुस्थल त्रिभुज में शामिल नहीं है। बाकी जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, लेकिन नागौर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जो भी राजस्थान के मरुस्थल वाले शहर हैं
बेसिकली राजस्थान को ही क्या कहा जाता है, विश्व के सबसे रंगीन मरुस्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैलेस हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है इसलिए। फिर हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र दिया हुआ है, एक साइड पे खनिज दिया हुआ है, सही सुमेलित नहीं है, यहाँ भी नहीं है पूछ रहा है। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो डाल्टनगंज, ये हमारा झारखंड में है, डाल्टनगंज झारखंड में है, तो ये कोयला के लिए फेमस है, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है मयूरभंज, मयूरभंज में हमारा मिलता है लोहा, तांबा, निकिल, ये सारे मिलते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। फिर है केंदुझर, केंदुझर हमें हमारा मैग्नीज पाया जाता है, सही है। कटनी, कटनी में हमारा बॉक्साइट पाया जाता है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तृतीय चरण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए और इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करना है, सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले दिया है गड़जात पहाड़ियाँ, फिर जवादी, फिर नल्ला माला पहाड़ियाँ, और फिर दिया है राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसे मैच कर लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है ना, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले राजमहल की जो पहाड़ियाँ है वो हमें पता है कि ये हमारा कहाँ है, झारखंड में है। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ है, झारखंड में है। फिर हमारा दिया हो जाएगा कि गड़जात पहाड़ियाँ, ये हमारा कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। फिर हमारा है नल्ला माला पहाड़ियाँ, नल्ला माला पहाड़ियाँ हैं हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, एपी, आंध्र प्रदेश, शॉर्टकट पर लिख रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा फिर अगर आपको याद नहीं होगा तो। और जवादी पहाड़ियाँ हमारा ये कहाँ है, तमिलनाडु के साउथ में। तो इस तरह से सबसे पहले हमारा हो जाएगा 4 के बाद हमारा हो जाएगा 4 1 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, 4 1 3 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिएगा फिर से सॉल्व करके। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है। फिर अब भील सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जिसके बाद गोंड का स्थान होता है। भील सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जिसके बाद किसका स्थान है, गोंड का। तो ये बिल्कुल दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है मैच द कॉलम, जिसमें प्रमुख दर्रे दिए हुए हैं और उसे हमें मैच करना है कि कौन से स्टेट में है। तो चलिए आइए मैच करते हैं। पहली बात तो है गोरम घाट दर्रा, गोरम घाट दर्रा जो है वो हमारा हो जाएगा राजस्थान में। गोरम घाट दर्रा कहाँ हो जाता है, राजस्थान में। आप याद भी करते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको याद करने के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत है। मेरे वीडियोस को अच्छी तरह से सुने, आपको बहुत सारे आंसर्स ऐसे होंगे जो आपको याद हो जाएंगे। जैसे गोरम घाट दर्रा मैंने बताया राजस्थान में। फिर है असीरगढ़ दर्रा, असीरगढ़ दर्रा हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा हो जाएगा एमपी में। फिर हो जाएगा सेला दर्रा, सेला दर्रा कहाँ पे है, तो ये बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर है मुलिंग दर्रा, मुलिंग दर्रा हमारा कहाँ है, तो मुलिंग दर्रा हमारा है उत्तराखंड में, यूके। ठीक है, उत्तराखंड में। तो इस तरह से अगर हम आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी जो है उस राज्य से सही सुमेलित नहीं है, दिए गए राज्य से। तो आइए सबसे पहले इसे मैच कर लेते हैं। धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। फिर गुरु शिखर हमारा राजस्थान में है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, आपको याद होगा। अनाईमुड़ी केरला में है, बिल्कुल सही है। जिंदगढ़ा की चोटी उड़ीसा में ना होकर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश। मैंने शॉर्टकट में एपी लिखा है, एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर भूगोल शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो जो भूगोल शब्द है वो हमारा गढ़ा गया है इरेटोस्थनीज से, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि मैच द कॉलम में कि एक साइड पे उसके ट्राइब दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे दिया हुआ है कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आइए इसका आंसर देख लेते हैं। लाहुला जनजाति जो है वो हमारा रिलेटेड होता है उत्तराखंड से, मतलब ये हमारा किससे रिलेटेड है, उत्तराखंड से, उत्तराखंड से। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो गया, सॉरी मैच करना है ना। चलिए आइए इसे मैच करते हैं। लाहुला जनजाति उत्तराखंड से है और फिर हमारा
उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, दोनों जगह से है, तो मतलब ये का हमारा हो जाएगा, ए का हमारा 2 हो जाएगा। फिर हमारा चेंजू, चेंजू है हमारा तेलंगाना से, मतलब बी का ए हो जाएगा। फिर है भैना, भैना हमारा महाराष्ट्र। और फिर है दमारिया, दमारिया गुजरात। अब ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मोरीबंद डेल्टा, जो डेल्टा है वो निम्नलिखित में से किस उपखंड में स्थित है? तो यह जो है वो हमारा बंगाल डेल्टा में स्थित है, मोरीबंद डेल्टा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस शहर से सिंधु गंगा के मैदान में प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा अधिक था? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, जैसा कि हमको पता है। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना था? तो हमें याद होगा, ये हमारा था 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जो स्टेट है वो है हमारा सिक्किम। फिर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है? तो ये हमारा है 8.6%, ऑप्शन नंबर ए। फिर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला की जो साक्षरता दर है वो है हमारा 65.46, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर है जनगणना 2011 के दौरान भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त जो थे वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीएम चंद्रमौली, ऑप्शन नंबर ए। फिर है करेवा संरचना के बारे में, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। करेवा संरचना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही नहीं है बोल रहा है? तो सबसे पहले ये जानते हैं करेवा संरचना। तो हमें जैसे पता है कि जो करेवा संरचना है वो हमारा कहाँ पाई जाती है? कश्मीर घाटी में पाई जाती है। अब उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है, तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि यह जलोढ़ मृदा और बलुआ पत्थर जैसी तलछट के वृहद निक्षेप है, तो सही है। ये केसर की खेती के लिए बिल्कुल सही है। और श्रीनगर का हवाई अड्डा करेवा जो है वो दामोदर पर स्थित है, सही है। इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि हमें भी पता है कि जो करेवा संरचना है या फिर कश्मीर का जो या फिर हिमालय की जो संरचना है वो हमारा प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। किसमें? प्लीस्टोसिन काल। इसे आप लिख भी सकते हैं, प्लीस्टोसिन काल। ठीक है, उसमें हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आइए इसे देखते हैं। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही। फिर यह योजना 5 वर्षों के लिए संचालित की गई थी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण से रिलेटेड, जिसमें उस कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नाम क्या बदला गया है। तो ग्रामीण शहरी भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, या फिर भूदान भूमि अभिलेख आधुनिकी कार्यक्रम, या फिर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। तो बिल्कुल सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की लैटेराइट मृदा के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि इस मृदा में आयरन ऑक्साइड एवं पोटाश की क्या होती है? कमी होती है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि यह मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है उसमें से दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। सबसे पहले तो जो लैटेराइट मृदा है उसमें आयरन ऑक्साइड की क्या होती है? कमी नहीं होती है, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, इसीलिए जो लैटेराइट मृदा है ये थोड़ी सी क्या होती है? लाल होती है। ठीक है, थोड़ी सी क्या होती है? लाल होती है। फिर उसके अतिरिक्त यदि बात करें तो उसमें पोटाश भी अधिक मात्रा में होता है। कमी किस में होती है लैटेराइट मृदा में? कमी हमारा होता है नाइट्रोजन का, कैल्शियम का, ये सब का कमी होता है। बाकी आयरन ऑक्साइड और पोटाश की क्या होती है लैटेराइट मृदा में? अधिकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज के क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो इसे ठीक से एक बार देख लीजिए। मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो करेक्ट है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं।
मरुस्थलीकरण के कारण शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कॉमन सेंस के हिसाब से बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, फैक्चुअली भी सही है। जुताई और अधिक सिंचाई से मृदा की जो खनिज संरचना है वो विकृत हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बोथ करेक्ट है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।